गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ग्रेविटेशन चैप्टर का एक टॉपिक है थ्रस्ट एंड प्रेशर, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हमें इसकी चर्चा की जरूरत क्या पड़ी? हम अपने डेली लाइफ में बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज देखते हैं, तब हमारे मन में कुछ प्रश्न उठते हैं। जैसे आप लोग स्कूल जाते हो तो स्कूल का बैग की जो ये आपके पट्टी होती है, ये थोड़ी चौड़ी रखी जाती है ताकि आप जब उस बैग को, भारी बैग को लेके जाओ तो आपके यहाँ पे जो स्ट्रिप के जो निशान हैं वो न हो और आपको बहुत इजी महसूस करे, कंफर्ट महसूस हो। बिल्कुल पतली पतली डोरी भी रख सकते थे, परंतु नहीं, वो स्ट्रिप जो है वो चौड़ी रखी जाती है। हो सकता है कि आपने जिसको एक डिजाइन मान के काम चला लिया हो, परंतु ऐसा नहीं है। कंफर्टेबल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए यदि कि कौन सी कंफर्टेबल है नहीं है, तो ये जो है स्ट्रिप, जो चौड़ी स्ट्रिप होती है, वाइड स्ट्रिप होती है, ये कंफर्टेबल होती है। आपने देखा होगा कि ऊंट के अलावा जो दूसरे जानवर है वो रेत के टीलों पे नहीं चल पाते, जबकि ऊंट आसानी से चल लेता है। आपने देखा होगा कि आपकी मोटरसाइकिल जो है रेत के टीले पे आसानी से नहीं चल पाती, फंस जाती है, धंस जाती है, जबकि सेना के जो आर्मी के जो टैंक होते हैं जिनके नीचे चेन लगी हुई होती है वो आसानी से चले जाते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण देखे होंगे आपने, जिसमें आपको लगा होगा जैसे आप किसी बोर्ड के ऊपर कोई कागज लगाने के लिए थंबपिन लगाते हो तो बहुत ही इजीली थंबपिन जो है उसके अंदर चली जाती है, यदि आप उसका पॉइंटेड हिस्सा बोर्ड की ओर रखते हैं और जो ऊपर की कैप है उसके ऊपर हाथ लगाते हैं। आपने घर में देखा होगा कि चाकू की जो धार होती है वो बहुत शार्प होती है और थोड़ा सा प्रेशर लगाते ही वो सब्जी को काट देती है। इन सब बातों से हमें ये एक निष्कर्ष निकला कि जो हमारा सरफेस एरिया है जो कांटेक्ट में आ रहा है, वो सरफेस एरिया या तो कहीं शार्प है, बहुत ही कम है, और यहाँ कहीं पे बहुत ही वाइड है। जैसे ऊंट का पैर है तो वो नीचे से बहुत चौड़ा होता है, जबकि दूसरे जानवरों के जो खुर होते हैं वो चौड़े नहीं होते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कुछ दिमाग में प्रश्न आते हैं और तब दो नई टर्म आती है, थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट क्या है? थ्रस्ट एक फोर्स है। अब आप कहोगे फोर्स, तो यदि फोर्स और थ्रस्ट सेम ही है तो फिर नाम अलग अलग क्यों? बच्चों, फोर्स एक जनरल टर्म है जिसका मतलब है किसी चीज को पुल या पुश करना। यदि वो पुल और पुश नहीं हो रही है, फोर्स की मात्रा कम है, तो ट्राइज टू पुल और पुश। ये परिभाषा हमने सारी पढ़ रखी है पहले। अब बात आती है कि जब फोर्स ही थ्रस्ट है या थ्रस्ट ही फोर्स है तो फिर नाम अलग क्यों? तो बच्चों, केवल थ्रस्ट ही नाम अलग नहीं है, फोर्स जहां लगता है, ध्यान रखना, फोर्स जहां लगता है, जिस सिचुएशन में लगता है, उसका हम एक अलग से नामकरण कर देते हैं। जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को जब फोर्स लगाते हैं इस साइड में तो हम नाम कह देते हैं हमने पुश किया, और जब हम वापस खींचते हैं तो हम कह देते हैं हमने पुल किया। काम तो एक ही हो रहा है कि ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करना है, एक जगह से इधर है आगे शिफ्ट करना है, आगे से पीछे करना है, पर नाम तो अलग अलग दे दी ना। ठीक ऐसे ही जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं और किसी भी डायरेक्शन में लगाते हैं, जैसे पहले तो यह कि अपन आज पढ़ेंगे थ्रस्ट एंड प्रेशर, ये हमारा टॉपिक है। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स ऐसे भी लगा सकते हैं जो कि ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर है, एक फोर्स हम ऐसा भी लगा सकते हैं जो कि ऑब्जेक्ट के साथ में कुछ एंगल थीटा बना रहा है। ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लगा सकते हैं। तो जो हमारे 9th के लेवल की थ्रस्ट की डेफिनेशन है उसमें क्या कहा गया है कि यदि फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे परपेंडिकुलर लगता है या परपेंडिकुलर फोर्स ऑन ए सरफेस इज नोन एज थ्रस्ट। बस इतनी सी परिभाषा दी है। पर ये चीज परिभाषा देखा जाए, मैं भी सवाल पूछूंगा आपको तो आप कहोगे कि फिर कुछ आपको प्रश्न दिमाग में और आएंगे। तो हमने ये फोर्स लगाया, थ्रस्ट की डेफिनेशन के अनुसार क्या कि फोर्स ऑन
सरफेस, और वो भी कैसा, परपेंडिकुलर सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स लगना थ्रस्ट है। तो क्या हमने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये फोर्स लगाया जो कि इसके परपेंडिकुलर है, क्या ये थ्रस्ट है? नहीं, बिल्कुल थ्रस्ट नहीं है, ये तो हमारा अप्लाइड फोर्स है। तो फिर थ्रस्ट का नाम अलग से क्यों दिया गया? इसकी क्या विशेषताएं हैं कि जो केवल सरफेस पे परपेंडिकुलर लगने वाली जो कंडीशन है, इसके अलावा भी उसकी क्या कंडीशंस है, वो मैं आपको बताता हूं। बच्चों, ये चीजें यदि कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर लेंगे तो आगे जब हम स्टडी करेंगे तो जो ये अलग अलग टर्म्स आएंगे, जैसे फोर्स के कई नाम दे देता हूं मैं आपको, जैसे ये थ्रस्ट, कहीं नाम आ जाएगा ड्रैग, कहीं आ जाएगा नाम लिफ्ट, कहीं नाम आ जाएगा वेट, कहीं नाम आ जाएगा ग्रेविटी, कहीं नाम आ जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, कहीं नाम आ जाएगा टेंशन, तो कहीं नाम आ जाएगा स्प्रिंग फोर्स। ये सारे के सारे जो है, और भी कई नाम हो जाएंगे, ये सारे फोर्स है, ये सारे के सारे फोर्स है, परंतु सबकी अपनी अपनी एक अलग डेफिनेशन है। समय पे जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे मैं आपको चीजों को क्लियर करता रहूंगा। परंतु जैसे मैंने वेट बताया कि वेट क्या है, वेट भी एक फोर्स है और थ्रस्ट भी एक फोर्स है, तो दोनों में क्या अंतर हुआ? दिमाग में बात आनी चाहिए। तो वेट वो फोर्स है जिससे अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचती है, वो वेट है। ग्रेविटी भी एक फोर्स है जो केवल अर्थ के लिए काम आता है, और अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर जो अट्रैक्ट करती है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो ग्रेविटी है। ठीक है। अब नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, स्प्रिंग फोर्स। टेंशन किसी स्ट्रिंग में, रस्सी में या किसी रॉड में जो फोर्स डेवलप होता है वो टेंशन है। स्प्रिंग को जब किसी स्प्रिंग को या तो हम स्ट्रेच करते हैं या उसको कंप्रेस करते हैं, तो जो फोर्स होता है वो स्प्रिंग फोर्स है। इस तरीके से अलग अलग जो लगता है वो सब अलग अलग फोर्सेस के नाम दिए हुए हैं। आज हमारा टॉपिक चल रहा है थ्रस्ट क्या है। तो देखो, थ्रस्ट क्या है? नंबर 1, थ्रस्ट एक फोर्स है। ठीक है। फोर्स भी कैसा है कि जो सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस फोर्स है, परपेंडिकुलर टू सरफेस है। परंतु यहां पे हम ये फोर्स लगा रहे हैं, परपेंडिकुलर टू सरफेस है, इसको हम थ्रस्ट नहीं कहेंगे, ये हमारा अप्लाइड फोर्स है। तो फिर क्या है? नंबर 2, ये एक रिएक्शन फोर्स है। थ्रस्ट क्या है? एक रिएक्शन फोर्स है, यानी हम जब किसी को फोर्स को अप्लाइड करते हैं तो वो अप्लाइड फोर्स हो गया, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अब यहां बात आती है कि फ्रिक्शन भी आता है, फ्रिक्शन भी एक फोर्स है, परंतु ये थ्रस्ट नहीं है। फ्रिक्शन भी एक रिएक्शन फोर्स होता है, जब हम कोई अप्लाइड फोर्स करते हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। थ्रस्ट भी जो है, जब हम फोर्स लगाते हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, परंतु फिर भी इनमें अंतर है। तो मैं एक एक चीज सारी आपके क्लियर करना चाहूंगा। तो सबसे पहले तो बात सबसे इंपॉर्टेंट रही है कि ये फोर्स परपेंडिकुलर टू सरफेस लगता है, होता है, और 9th के लेवल की डेफिनेशन के अनुसार आपका टॉपिक यहीं समाप्त हो जाता है। परंतु कॉन्सेप्ट क्लियर करने के हिसाब से आपको इसके बारे में थोड़ा और स्टडी करना बहुत जरूरी है। दूसरा, ये एक रिएक्शन फोर्स है। तीसरा, ये तब लगता है जब ऑब्जेक्ट इन फ्लो हो। क्या हो? ऑब्जेक्ट इन फ्लो हो, यानी कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, जैसे एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक बुक पड़ी है, स्टेशनरी है, बुक का वेट अर्थ की ओर, अर्थ के सेंटर की ओर लग रहा है। ये हमने देखा कि बुक को जो है अर्थ अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, और वह वेट जो है अर्थ के सेंटर की ओर अलोंग द रेडियस ऑफ अर्थ लगता है। तो रिएक्शन फोर्स वापस टेबल जो है, जैसे बुक ने टेबल पे लगाया तो टेबल ने बुक पे लगाया फोर्स वापस,
रिएक्शन फोर्स निकलेगा। तो क्या वो जो है थ्रस्ट है? नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है। थ्रस्ट के लिए कंडीशन है ऑब्जेक्ट इन फ्लो होना चाहिए। फ्लो का क्या मतलब हुआ? फ्लो का मतलब हुआ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती रहनी चाहिए। वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? चेंज। जब तक वेलोसिटी चेंज हो रही है तब तक जो फोर्स लगेगा उसे हम थ्रस्ट कहेंगे। वेलोसिटी चेंज का मतलब क्या हो गया कि इसमें एक्सीलरेशन उत्पन्न होना चाहिए, यानी थ्रस्ट जो है ऑब्जेक्ट को एक्सीलरेट करता है। थ्रस्ट जो है ऑब्जेक्ट को एक्सीलरेट करता है। ये थ्रस्ट की जो मेन चीजें हैं वो ये है। एक दो और छोटी मोटी है, बताता हूं मैं आपको। 4 नंबर पे एक्ट अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स। एक्ट अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स जिस दिशा में लगेगा उसके अपोजिट में थ्रस्ट लगेगा। इसका मैग्नीट्यूड जो है थ्रस्ट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। जितना अप्लाइड फोर्स होगा उतना ही मैग्नीट्यूड थ्रस्ट का होगा, बट डायरेक्शन इज अपोजिट। ये मैंने बता दिया। जो है ये डायरेक्शन तो होती है अपोजिट, पर मैग्नीट्यूड जो होता है वो इक्वल टू अप्लाइड फोर्स होता है। मेजरमेंट इसका भी न्यूटन में होता है। एसआई यूनिट जो है इसकी भी फोर्स वाली ही यूनिट है और न्यूटन में मेजर किया जाता है। और देखा जाए डिटेल में, जो कि आप थोड़ा और आगे पढ़ोगे, कि थ्रस्ट जो है वो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ये इंटरनल फोर्स है। बाहर से लगाया गया कोई फोर्स नहीं है। ये ऑब्जेक्ट जो है जिसके ऊपर थ्रस्ट लग रहा है और जो उस पर थ्रस्ट लगा रहा है, इनके मॉलिक्यूल्स, इनके एटॉमिक जो स्टडी है, एटॉमिक लेवल की बात है ये। यानी ये ऑब्जेक्ट का अंदर एक इंटरनल फोर्स है, ये बाहर से लगाया हुआ अप्लाइड फोर्स नहीं है। यानी आप ये नहीं कह सकते कि मैं इसको इतना थ्रस्ट लगा रहा हूं, अप्लाइड नहीं है। ये जो आप अप्लाइड फोर्स करते हो उसके अपोजिट में जो ये लगता है रिएक्शन फोर्स जो है, ये एक इंटरनल फोर्स है। ये सारे गुण होते हैं थ्रस्ट के। जबकि अभी आपके 9th के लेवल के हिसाब से केवल फोर्स जो सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है वही थ्रस्ट है। परंतु तुम्हारे दिमाग में ऐसे आगे जब पढ़ोगे तो कई सवाल आएंगे कि ये भी परपेंडिकुलर लग रहा है, जैसे नॉर्मल रिएक्शन है ये भी परपेंडिकुलर लग रही है, तो ये थ्रस्ट क्यों नहीं है? तो अभी अपना ये है कि थ्रस्ट के अंदर ये सारे गुण होने चाहिए। अब आते हैं कि एक सरफेस है, जैसे अब एक सवाल तुम्हारे मन में आ सकता है कि जब हम रेत के ऊपर लेटते हैं या रेत के ऊपर खड़े होते हैं तो हम रेत के अंदर थोड़ा सा धंस जाते हैं। हमारा पैर रेत के अंदर थोड़ा सा धंसता है। यदि हम सीधे खड़े हैं तो थोड़ा ज्यादा धंस जाता है, यदि हम रेत के ऊपर लेट जाते हैं तो थोड़ा कम धंसते हैं। तो वहां जो हमारे ऊपर वापस फोर्स लग रहा है, हमारा वेट तो सैंड के ऊपर, रेत के ऊपर लग रहा है, ठीक है, पर हमारे ऊपर एक वापस जो फोर्स लगता है उसे भी हम थ्रस्ट कहते हैं। तो आप कहोगे हम तो स्टेशनरी है, बिल्कुल कह सकते हो। परंतु जब हम रेत के ऊपर खड़े हुए और हम रेत के अंदर धंस रहे हैं, वो जो समय है जब हमारी गति, हम अंडर फ्लो है, इन फ्लो है, उस समय जो हम पे फोर्स लगा वो थ्रस्ट है। इसलिए यहां पर भी थ्रस्ट नाम आता है। जब हम रेत के अंदर धंस रहे होते हैं हम कहते हैं हमारे ऊपर थ्रस्ट लग रहा है, ठीक है। अब थ्रस्ट जो है, अभी अब हम आगे जब पढ़ेंगे प्रेशर की बात, तो फिर हम यही मानेंगे कि फोर्स परपेंडिकुलर टू दी सरफेस इज नोन एज थ्रस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा प्रेशर क्या होता है। अप्लाइड फोर्स का इफेक्ट कैसे मेजर किया जाए कि अप्लाइड फोर्स ज्यादा लग रहा है या कम लग रहा है। अप्लाइड फोर्स के इफेक्ट को मेजर करना हो या थ्रस्ट के इफेक्ट को मेजर करना हो तो हमें एक नई टर्म की आवश्यकता पड़ती है, वो है प्रेशर। प्रेशर क्या करता है? मेजर्स
इफेक्ट ऑफ फोर्स, या फोर्स के लिए कौन सा फोर्स, परपेंडिकुलर टू सरफेस। यदि किसी सरफेस के ऊपर कोई परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है तो उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, उसको जो मेजर करने के लिए एक नई क्वांटिटी आ गई, वो आ गई प्रेशर। जैसे एक ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास में, ये ऑब्जेक्ट की सरफेस है, ठीक है। ये सरफेस यदि मान लो क्यूबिकल ऑब्जेक्ट है तो इसकी सरफेस जैसे मान लो आपके इस तरह की सरफेस होगी, ये जो साइड है वो इस तरह की होगी। अब इस साइड का एरिया मान लीजिए आपके ए है, एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ निकाल लेंगे आप, इसकी लेंथ कितनी है, ब्रेड्थ कितनी है, दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आ जाएगा। तो प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स परपेंडिकुलर टू सरफेस डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया। सरफेस का जो एरिया है उसको हम भाग दे देते हैं किसमें, जो परपेंडिकुलर फोर्स है। अब ये अप्लाइड फोर्स हो या ये थ्रस्ट हो, थ्रस्ट भी परपेंडिकुलर फोर्स होता है, थ्रस्ट भी परपेंडिकुलर फोर्स है, और ये जैसे अप्लाइड फोर्स है। तो कुल मिला के बात यह है कि फोर्स परपेंडिकुलर टू सरफेस यदि है तो उसका कितना इफेक्ट होगा, उसको मेजर करने के लिए हम टर्म काम में लेते हैं प्रेशर, और वो है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया या परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया भी कह सकते हो, फोर्स पर यूनिट एरिया। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो फोर्स है ये परपेंडिकुलर टू सरफेस होना चाहिए। यदि ये परपेंडिकुलर टू सरफेस नहीं है तो वहां प्रेशर की कैलकुलेशन हमारी रॉन्ग हो जाएगी। ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है। अब इसका यूनिट क्या होगा प्रेशर का, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर। यदि हम ऐसा यूनिट की बात करते हैं तो मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसका यूनिट हो गया, प्रेशर का यूनिट हो गया। चूंकि ये सारी जो खोज की थी ये की थी पास्कल नाम के साइंटिस्ट ने, तो इस यूनिट का नाम पास्कल भी है। एक पास्कल बराबर वन पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसे हम 1 भी कह सकते हैं, वो होता है 10⁵ पास्कल। 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, Hg यानी पारा, मरकरी। मरकरी की जो एक ये आप आगे पढ़ोगे बैरोमीटर वगैरह, मैनोमीटर, बैरोमीटर, जब आप आगे प्रेशर मेजरमेंट की जो डिवाइसेज है उनको जब आप पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि किस तरह से मेजर करते हैं। परंतु अभी आपको पता होना चाहिए कि 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg ही 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। प्रेशर की छोटी यदि हम ले तो एक टर्म आती है बार, ये भी प्रेशर मेजरमेंट की यूनिट है। जब हम कोई एक टॉपिक पढ़ते हैं तो उससे संबंधित सारी जानकारी हमें होनी चाहिए। बार, जैसे एक बार बराबर होता है 1 बार इज इक्वल टू 0.1 पास्कल, यानी 1 पास्कल में 10 बार होते हैं। तो बार छोटी इकाई होगी, जैसे सेंटीमीटर और मिलीमीटर होते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ये लेंथ की यूनिट है। उसी तरीके से पास्कल जो है वो प्रेशर की यूनिट है, और एक बार में 0.1 पास्कल, या यूं कह दीजिए 1 पास्कल में 10 बार होता है। इस तरीके से हमने प्रेशर के बारे में पढ़ा। अब हम न्यूमेरिकल सवाल करेंगे, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हमें जो 2 ध्यान रखनी पड़ेगी। नंबर 1 यूनिट कन्वर्जन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन सा यूनिट दिया हुआ है। जैसे ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है तो न्यूटन की जगह कहीं डाइन लिखा हो। जैसे फोर्स की छोटी यूनिट डाइन भी होती है, फोर्स की छोटी यूनिट जो होती है वो डाइन होती है। और 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, जैसे फोर्स की यूनिट होती है, हमने कहा न्यूटन, न्यूटन भी होती है और इसकी छोटी इकाई डाइन भी होती है।
तो डाइन बराबर जो है 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? 10⁵ डाइन होते हैं। ये सारा यूनिट कन्वर्जन हमको पता होना चाहिए। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा यूनिट कन्वर्जन, दूसरा फोर्स जो हम काम में लेंगे वो परपेंडिकुलर टू सरफेस होना चाहिए। यहाँ कहीं थ्रस्ट लिखा हुआ है तो यहाँ पे चूंकि थ्रस्ट भी परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है तो हम यहाँ फोर्स परपेंडिकुलर सरफेस की जगह थ्रस्ट शब्द भी काम में ले सकते हैं। ज्यादा डेप्थ में थ्रस्ट क्या है वो मैंने आपको बता दिया। अब हमारे सामने प्रश्न आता है कि टर्म आती है फ्लूइड। फ्लूइड का क्या मतलब है? फ्लूइड का क्या मतलब होता है? बच्चों, मैटर की हमने 3 स्टेट पढ़ी है या हम जानते हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। तो लिक्विड और गैसियस इन दोनों का मिला जुला नाम है फ्लूइड। लिक्विड भी फ्लूइड है और गैस भी फ्लूइड है। नॉर्मली आप लोग फ्लूइड केवल लिक्विड को ही मानते हो, बाकी ऐसा नहीं है। लिक्विड और गैस दोनों को हम फ्लूइड कहते हैं। और फ्लूइड की क्या प्रॉपर्टीज होती है? जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड में डालते हैं तो वो कौन कौन से फोर्स महसूस करता है? वो तैरेगा। जैसे हमने एक ऑब्जेक्ट को पानी में डाला तो वो तैरेगा या पूरा डूब जाएगा या बीच में कहीं रह जाएगा या आधा बाहर रहेगा आधा अंदर रहेगा, ये कैसे पता चलेगा? उस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? इसकी स्टडी की थी आर्किमिडीज ने। और आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है वो तैरने का सिद्धांत है, यानी बायोंसी जो है टर्म, बायोंसी फोर्स की जो बात कही थी वो आर्किमिडीज ने कही थी। अब जैसे वही बात आ गई, आपने कहोगे जो है फोर्स अभी तो चल रहे थे ये, तो ये बायोंसी फोर्स भी होता है जो फ्लूइड जो है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाता है। अब बायोंसी क्या है या बायोंट फोर्स क्या होते हैं, कोई ऑब्जेक्ट कैसे तैरता है, ये हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज या आर्किमिडीज प्रिंसिपल।